हेलो एवरीवन। अब आप सोचो कि आप एक चेयर पे बैठे हो और आपके हाथ और पैर अपनी जगह बदल ले। विल यू बी द सेम पर्सन? क्या आपके काम करने की फंक्शनैलिटी, आपकी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी क्या सेम रहेगी या बदल जाएगी? ऐसा ही कुछ होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। दो एक कंपाउंड जिसके एटम्स की जगह बदल दी जाए, इट बिकम्स अ डिफरेंट कंपाउंड। सो दो कंपाउंड्स, एज फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस एग्जांपल, दिस इज अ कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन। अब इस कंपाउंड में रेड एटम्स है राइट की तरफ और ब्लू एटम है लेफ्ट की तरफ। इस कंपाउंड में रेड एटम इज पॉइंटेड टुवर्ड्स, इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ब्लू एटम इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये दोनों कंपाउंड क्या है? दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स। अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम है, बट स्पेशियल ओरिएंटेशन इन द स्पेस इज डिफरेंट। सो दीज टू आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। ये आइसोमर्स है, बट कैसे आइसोमर्स है? स्टीरियो आइसोमर्स। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल एज वी कैन टेक दिस एग्जांपल आल्सो। आप इसमें देखिए, here red atoms are at a greater distance। अब इसी में अगर दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया तो these two red atoms are at the same side, so they are at the less distance। तो ये जो दो कंपाउंड अभी हमने दिखाया, these two will also be called as stereoisomers। तो stereoisomers वैसे आइसोमर को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, मींस बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम हो, बट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस इज डिफरेंट। So isomers having same molecular and structural formula but different spatial orientation of atoms, these are called as stereoisomers। तो stereoisomers को हम categorize कर सकते हैं on a very broad basis into geometrical isomers, optical isomers and conformational isomers। Clear? Stereoisomers can also be categorized into in one another way, in a different way। इसको हम categorize कर सकते हैं into configurational isomers and conformational isomers। Configurational isomers are separable। सेपरेबल मतलब these two isomers को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्यों सेपरेट कर सकते हैं? क्योंकि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड्स। हमें बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा और उसे फिर से जोड़ना पड़ेगा, विच रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये विद इन द रिएक्शन मिक्सचर ये खुद से पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज व्हाई दीज टू आइसोमर्स आर सेपरेबल। ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं होता, बट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉन सेपरेबल। इसको हम प्योर फॉर्म में किसी एक आइसोमर को सेपरेट नहीं कर सकते। इफ यू आर टेकिंग अ प्योर फॉर्म ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, वो विद इन द सोल्यूशन मिक्सचर आसानी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन द टू आइसोमर्स आर वेरी वेरी लेस, जिसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर। बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो इस दिस कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स उसे कहते हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। एज फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड, दीज टू कंपाउंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर इसके बीच में आपने एक मिरर लगा दिया तो इसका इमेज ये बनेगा, बट ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम कंपाउंड हम इसे नहीं कह सकते। ये एक दूसरे से मैच तो करते हैं, बॉन्ड्स इनके सेम है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम है, बट ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो इन्हें क्या कहेंगे? इनैंशियोमर्स। एंड वैसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, दोज विच आर नॉन मिरर इमेजेस, दोज आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स वैसे कंपाउंड होते हैं, एज फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड and this compound, these two are non-mirror images of each other, so this is called diastereomers। Enantiomers includes only optical isomers, diastereomers includes geometrical isomers as well as optical isomers। I hope this categorization is clear। So in this particular video lecture we are going to focus more upon geometrical isomers। इसमें हम geometrical isomers की बात करेंगे, and the optical and conformational isomers we will be discussing in the next video lecture। क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वी शुड नो द टेक्निक्स हाउ टू विजुअलाइज अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने के लिए वी हैव टू नो कि वो जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है उसे इस 2 डायमेंशनल प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो फॉर दैट वी हैव सर्टेन प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। So it is projection formula होता क्या है? It is representation of a 3D figure on a 2-dimensional plane। क्लियर? तो पहले हम ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे and then we will go for discussing about the geometrical isomers or stereo isomers, because then only it will be easy for us to represent or to understand that molecule। So there are 2 types of projection formula we are going to study here। Conformational isomer पर आने के पहले I will teach you again to another type of projection formula which is Newman and Sohor's projection। यहाँ हम सीखेंगे wedge and dash projection formula and Fisher's projection formula। तो in wedge and dash projection formula basically a compound has to be represented, this 3-dimensional compound has to be represented on this 2-dimensional figure। तो देखिए ये टेट्राहेड्रल कार्बन है
आई होप इट इज क्लियर. टेट्राहेड्रल कार्बन का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आप सबको पता है, राइट? अगर एकदम आप सपोज क्यूब एक रूम में बैठे हो और उस रूम का स्ट्रक्चर है क्यूब, क्लियर? तो एट द सेंटर ऑफ द रूम यू हैव टू कीप द कार्बन एटम, और टू बॉन्ड्स आप किधर को ओरिएंट करेंगे? टू बॉन्ड्स विल बी ओरिएंटेड एट द टू डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सीलिंग, and next two bonds will be oriented at the other two diagonally opposite corners of the floor. So if you join all the bonds, that will be the tetrahedral carbon. So this is the structure of a tetrahedral carbon. अब ये three dimensional structure है. How can we represent it on a two dimensional figure? That is by a formula which is called wedge and dash projection formula. देखो wedge and dash projection formula क्या होता है? We have to represent this compound समथिंग लाइक दिस. यहाँ ये जो दो बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड. इसमें एक बॉन्ड प्रोजेक्ट कर रहा है किधर? आउटसाइड, और दूसरा बॉन्ड प्रोजेक्ट कर रहा है इनसाइड द प्लेन. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस. We have two compounds, ये blue and green balls which you can visualize here. ये three dimensional structure. These two bonds I am going to draw in the plane. So I am going to draw these two bonds in the plane. One bond is pointed towards the observer. ये ऑब्जर्वर की तरफ को प्रोजेक्टेड है, मतलब इट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन. तो जो भी प्लेन के बाहर को आ रहा है बॉन्ड, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड वेज. दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड वेज. एंड द बॉन्ड विच इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द प्लेन. अब देखिए ये जो व्हाइट एटम है, व्हाइट बॉल, वो किधर को जा रहा है? दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन. अगर ये दोनों को हमने इस प्लेन में लगा दिया तो एक बॉन्ड प्लेन के बाहर आएगा, दूसरा प्लेन के अंदर जाएगा. सो द बॉन्ड विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रोकन डैश. Is it clear? So this is the representation of a tetrahedral atom. Suppose ये चारों ग्रुप्स लगे हैं, suppose A, B, C, D. तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा. दिस इज कॉल्ड वेज एंड डैश प्रोजेक्शन. तो यहाँ ध्यान रखने या याद रखने वाली चीज क्या है कि ये जो टू सॉलिड लाइंस है, दिस इज इनसाइड दिस प्लेन. ये जो सॉलिड वेज है, दिस वेज इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन, और ये जो ब्रोकन डैश है, दैट इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द प्लेन. एंड ऑल द एंगल्स हियर आर 109.5 डिग्री, क्योंकि टेट्राहेड्रल एंगल है. क्लियर? तो चाहे टेट्राहेड्रल एंगल ना हो, हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जितना भी सिंगल लाइंस होता है दैट इज इन द प्लेन. जो सॉलिड वेज होता है वो प्लेन के बाहर को निकला होता है, और जो ब्रोकन डैश होता है वो प्लेन के अंदर को होता है. इज इट क्लियर? सपोज वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. अगर हमने दिखा दिया, इफ वी आर ड्रॉइंग इट लाइक दिस, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड. सपोज यहाँ ग्रुप लगा है CH3H. दिस इज CH3H. तो ये क्या है? दिस इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन, दिस इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन, के बाहर को निकला है, एंड दिस इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द प्लेन. सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. मतलब ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा. और ये कैसा प्लेन होगा? ये कुछ इस तरह का प्लेन होगा. क्लियर? तो एक इस प्लेन के मिथाइल ग्रुप प्लेन के बाहर को निकला है, हाइड्रोजन प्लेन के अंदर को है, एंड दिस मिथाइल ग्रुप ये प्लेन के बाहर को निकला है, एंड दिस इज इनसाइड द प्लेन. सो दिस इज कॉल्ड वेज एंड डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला. Now we have another kind of projection formula which is called Fisher's projection formula. तो ये Fisher's projection formula क्या होता है? फिर अब इसी कंपाउंड को जो हमने कुछ इस तरह से कंपाउंड रखा था, राइट? अब इस कंपाउंड को हमने रोटेट कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये दो बॉन्ड बाहर को आ गए, दो बॉन्ड अंदर को आ गए. इट इज समथिंग लाइक, आप समझ लो कि ये जो ब्लैक कार्बन एटम है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द प्लेन. Is it clear? I hope you are able to visualize this. You can just visualize कि this black carbon atom, ये सिर्फ कार्बन एटम को हमने इस प्लेन में रखा है. तो दो बॉन्ड किधर को आएंगे? बाहर को निकले होंगे, और दो बॉन्ड, ये दोनों जो बॉन्ड है वो अंदर को जा रहे हैं. तो ये जो बाहर को निकले हैं, दिस इज ऑलवेज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस. वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट कार्बन एटम इनसाइड द प्लेन, और दो बॉन्ड बाहर को निकले हैं. तो ये जो बाहर को निकले हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ हॉरिजॉन्टल लाइंस. So whatever we are showing on the solid wedge, मतलब it is outside the plane, और ये जो broken dash है, it is represented inside the plane. ये plane के अंदर को है. मतलब the compound is observed something like this कि two bonds which are present outside, ये दो bond plane के बाहर को निकला है, और ये दो bond plane के अंदर को है. तो इसको हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल जस्ट रिप्रेजेंट विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. यहाँ पे दिस क्रॉस विल रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम. क्रॉस रिप्रेजेंट करता है एटम को, और ये जो बाहर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन. Clear? And जो vertical lines है, these vertical lines, these are something like this. This is projected inside the plane. The vertical lines
vertical lines are projected inside the plane. It is projected inside the plane. Clear? The horizontal lines बाहर को निकले हैं और वर्टिकल लाइंस अंदर को है. तो आप इसे याद रख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप याद रख लीजिए. जस्ट रिमेंबर योर मॉम. You remember your mom? Mom is just spreading her hands to, she is asking you to give a sweet hug. तो आप इसे याद रखो कि ये hugging hands जो आपको दिख रहा है, that is the horizontal lines. तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि horizontal lines हमेशा बाहर को है और दोनों vertical lines plane के अंदर को है. Clear? So that is the vertical lines are always away from the observer and the horizontal lines are always towards the observer. So you have to remember this क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा the various stereoisomerism और जितना भी molecules हम molecules के orientation के बारे में discuss करने जा रहे हैं, you will be very well understand with this. Since now we have discussed, we have learnt how to represent a 3-dimensional figure into a 2-dimensional plane. अभी हम सीख गए, we have learned the various projection formulas which is solid wedge and dash projection formula and Fisher's projection formula अभी हमने सीखा. तो now let us talk about the geometrical isomerism. उसको फॉर्मूला को अप्लाई करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. So geometrical isomerism arises due to restricted rotation of groups around CC double bond. Restricted rotation of groups or restricted rotation of groups around CC double bond, C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में भी होता है. अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है? सपोज अब अगेन यू हैव टू विजुअलाइज एवरीथिंग. यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी तरह से विजुअलाइज करने की जरूरत है. हमें देखना पड़ेगा, दिमाग में इमेज बनाना पड़ेगा कि हाउ द मॉलिक्यूल, हाउ द एटम्स और बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड. अब हमें पता है कि कभी भी अगर आप डबल बॉन्ड लेते हो, सपोज वी हैव टेकन अ C डबल बॉन्ड C, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2. sp2 का शेप क्या होता है? इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? इट इज ट्राइगोनल प्लेनर. तो इसके जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये सब के सब एक प्लेनर स्ट्रक्चर है. क्लियर? अगर सबके सब प्लेनर स्ट्रक्चर है तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होगा प्लेन में. अगर इस तरह के मॉलिक्यूल में कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट? अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट जिस मॉलिक्यूल में नहीं होता उस कंपाउंड को हम इजीली रोटेट कर सकते हैं. आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस. दिस कंपाउंड देयर इज ओनली अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड. अगर होता तो हम इसको आराम से रोटेट कर सकते थे, राइट? एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को रोटेट कर सकते हैं. सो दैट अभी इस कंपाउंड में यहाँ दोनों रेड एटम्स टुवर्ड्स सेम साइड, यहाँ दोनों रेड एटम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड हो गया. बट देयर इज अ पाई बॉन्ड प्रेजेंट और हमें पता है कि ये पाई बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होता है. ये पाई बॉन्ड होता है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसके ऊपर और नीचे एक दूसरे को टच करते हैं. सो द पाई बॉन्ड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, isn't it? It is something like this. You can visualize with this structure. देखिए ये है इसका पाई बॉन्ड. अब अगर ये पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स इफ दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होगा? इसके एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर होगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके नीचे होगा. तो मतलब ये कुछ इस तरह का होगा कंपाउंड. सपोज यहाँ इसके बीच में है सिग्मा बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर है और इस सिग्मा बॉन्ड के नीचे है. तो इज इट पॉसिबल नाउ? You just visualize. Is it possible को आप एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को क्या आप रोटेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा. इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब ये रोटेट होगा, isn't it? So in a CC double bond, this kind of rotation is not possible. हम एक एटम को पकड़ के दूसरे एटम को रोटेट नहीं कर सकते. That is called restricted rotation. और ये restricted rotation किन किन चीजों में पॉसिबल है? ये restricted rotation, the required condition for geometrical isomerism is restricted rotation between two atoms. दो atoms के बीच में restricted rotation होना चाहिए. So there should be either a double bond between two carbon atoms. There should be a double bond between a carbon and nitrogen atoms, and there should be a double bond between two nitrogen atoms. अगर इस तरह का केस है तो it can exhibit geometrical isomerism. Clear? Also ring like structures, रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, isn't it? अगर कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो यहां अगर हमने बना दिया सपोज CH3H. अब इज इट पॉसिबल कि आप इस कंपाउंड को रोटेट कर दें, एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को रोटेट कर दें? नहीं कर सकते, राइट? नाउ दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर.
साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, तो दैट इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इजंट इट? तो आप एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को रोटेट नहीं कर सकते. सपोज दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इट इज इनसाइड द प्लेन. यहां हमने वेज पे बना दिया, ये वेज पे बना दिया, मतलब ये CH3 ग्रुप प्लेन के बाहर को निकला है. अगर हाइड्रोजन को हमने डैश पे बना दिया तो दिस हाइड्रोजन इज प्रोजेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अब आप अगर चाहेंगे कि एक कार्बन को पकड़ के इस दोनों ग्रुप का पोजीशन चेंज कर दे, मिथाइल पीछे चला जाए, हाइड्रोजन आगे को आ जाए, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है. So there should be restricted rotation between two atoms. Clear? So either there should be a double bond or a ring-like structure between these atoms. I hope it is clear. The second required condition for geometrical isomerism is two different groups should be attached at each restricted points. Two different groups should be attached at each restricted point. Means here, if this is a restricted point, ये दोनों group अलग होने चाहिए. अगर एक मिथाइल है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल है तो हाइड्रोजन. क्लियर? ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. इफ वी हैव अ कंपाउंड 2 हाइड्रोजन, सपोज किसी भी एक कार्बन पे दो ग्रुप सिमिलर हो गए तो इट विल नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अगर दोनों ग्रुप सेम है तो फिर आप चाहे उसको इधर रखिए, चाहे इसको हाइड्रोजन को पलट दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए पोजीशन, इट इज गोइंग टू बी सेम, राइट? द कंपाउंड इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. लेकिन वो कंपाउंड जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है एंड द टू ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन और द रिस्ट्रिक्टेड एटम should be different. So these are the conditions required for geometrical isomerism. तो इसके basis पे we are going to solve some problems, but before going for that, let us see what are the different types of geometrical isomerism. तो अब हम देखते हैं various types of geometrical isomers. तो उसमें the first one is cis and trans isomer. Cis and trans isomer क्या होता है? When you have a carbon-carbon double bond and similar groups on the same side, या हम ये कह सकते हैं इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अटैच्ड है, वो डिफरेंट होने चाहिए तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, राइट? तो इस कार्बन पे जो दो ग्रुप्स अटैच्ड है वही दो ग्रुप्स इस कार्बन पे भी अटैच्ड है, तो फिर ये एग्जिबिट करेगा सिस एंड ट्रांस आइसोमर. सेम थिंग विल हैपन इन द रिंग स्ट्रक्चर आल्सो. तो जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब समझ में आ गया? अब ये मत सोच लेना कि रिस्ट्रिक्ट तो हम किसी को भी रोटेट तो कर ही सकते हैं, यूं 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 करके किसी को भी रोटेट कर देंगे, तो बेटा दैट इज नॉट अलाउड. पूरा रोटेट नहीं करना है, एक कार्बन को पकड़ के दूसरे कार्बन को रोटेट करना है, और वो रोटेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि देयर इज अ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन. आई होप कि ये बात समझ में आ गई आपको. तो उस तरह के रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन को कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां, एंड दैट विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो अगर दोनों कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं, इधर भी दो ग्रुप जो लगे हैं वही दो ग्रुप इधर लगे हैं, तो उस तरह के कंपाउंड में एग्जिबिट होता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर. अब सपोज कि एक ऐसा CC डबल बॉन्ड है जिसपे चारों ग्रुप्स हमने अलग लगा दिया, ABCD, चारों ग्रुप्स अलग है, तो ये भी एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. डिटेल में हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे. अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इन दोनों कार्बन पे अटैच्ड ये सभी के सभी चारों ग्रुप्स अगर अलग हैं, तो दिस काइंड ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड E and Z आइसोमर्स. इसका जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ E and Z नोमेनक्लेचर. Then next type of isomers, geometrical isomers are exhibited by this compound. इसमें जो geometrical isomerism exhibit होता है, तो यहाँ एक lone pair present है on nitrogen. Clear? तो जब भी there is a double bond between carbon nitrogen, यहाँ भी हमें दो ग्रुप अलग होने चाहिए, right? Suppose एक CH3 है, एक H है, या एक मिथाइल होगा, एक हाइड्रोजन होगा, इस तरह का कंपाउंड, या कुछ इस तरह का कंपाउंड C6H5, इस तरह का एजो कंपाउंड, या इस तरह के C डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीम्स, इन्हें कहते हैं ऑक्सीम्स. वी विल सी दैट अ लिटिल लेटर. तो इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो. वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल हियर. ओके, तो इस तरह के कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं सिन एंड एंटी आइसोमर्स. ओके, दे एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? दैट इज नेम्ड एज सिन एंड एंटी आइसोमर्स. क्लियर? तो अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल अबाउट दिस सिस एंड ट्रांस आइसोमर. सो लेट अस सी दिस सिस एंड ट्रांस आइसोमर. सो वी हैव C डबल बॉन्ड. अब सपोज इसके अक्रॉस हमें आ गया वन कंपाउंड दैट इज H एंड अनदर कंपाउंड H. व्हाट इज दिस कंपाउंड? इसका नाम क्या है? इसका दिस इज 1 2 नोमेनक्लेचर. यू हैव टू डू 1 2 3 4.
तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज ब्यूट-2-ईन। अब क्योंकि यहाँ whenever similar groups are present on the same side, cis को कहते हैं similar groups present on the same side. Similar groups present on same side will be called as cis, and opposite similar groups present on the opposite side will be called as trans. Similar groups present on opposite side इसे कहेंगे ट्रांस। तो यहाँ ब्यूट-2-ईन में वी हैव मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो इसे क्या कहेंगे? सिस कंपाउंड। ओके, सिस ब्यूट-2-ईन। एंड अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो वी कैन कॉल इट एज ट्रांस। दिस कैन बी कॉल्ड एज ट्रांस ब्यूट-2-ईन। ओके, सो वी हैव सिस ब्यूट-2-ईन एंड ट्रांस ब्यूट-2-ईन। आई होप ये क्लियर हो गया। So cis and trans, this can also be exhibited by ring-like structures. इस तरह के कंपाउंड, अब अगर सपोज हमने आपको दे दिया ब्यूट-1-ईन, if there is a compound CH3 CH2 CH double bond CH2, will it exhibit geometrical isomerism or not? तो 1-ईन में यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, CH3 CH2 CH, इस डबल बॉन्ड को पकड़ के देखिए, दिस इज डबल बॉन्ड, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर को है और एक अल्काइल ग्रुप नीचे को है, और इस कंपाउंड पे दोनों हाइड्रोजन है, तो आप दोनों को उलट दीजिए पलट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, isn't it? It is going to remain the same. ये वही कंपाउंड रहेगा, तो it will not exhibit geometrical isomerism. Clear है? So cis and trans geometrical isomerism will be exhibited by the compounds in which two different groups are attached on the restricted carbon atoms. Okay, so let us say we have COOH. Suppose यहाँ हमने अटैच कर दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH COOH HH. Can you write the IUPAC nomenclature of this? इसका IUPAC nomenclature क्या लिखेंगे? This is cis. इसको लिखेंगे cis. बताइए, cis ब्यूट-2-ईन डायोइक एसिड, cis ब्यूट-2-ईन डायोइक एसिड। और इसका अगर ट्रांसफॉर्म हमने लिखा COOH COOH, this is trans ब्यूट-2-ईन डायोइक एसिड। तो इसको cis ब्यूट-2-ईन डायोइक एसिड को हम कहते हैं मैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड। एंड ट्रांस ब्यूट-2-ईन डायोइक एसिड को कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सिस और ट्रांस अलग अलग है, मतलब दीज टू आर वेरी डिफरेंट कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। क्लियर? इनके फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में फर्क आएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस। Let us solve these PYQs. Let us take the first question. Which of the following compound shows GI? So the first option is ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन तो obviously करेगा CH3, पहले लिख लेते हैं इसको, CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑन दिस कार्बन, टू मिडिल कार्बन, तो यहाँ सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड हो सकता है और ऑपोजिट साइड भी हो सकता है, तो वी कैन हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमर, राइट। द सेकेंड ऑप्शन इज प्रोपीन। प्रोपीन तो कभी भी नहीं करेगा, कभी भी प्रोपीन में डबल बॉन्ड, वेयर विल इट बी? डबल बॉन्ड विल कम एट द टर्मिनल पोजीशन। तो टर्मिनल पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो फिर लास्ट वाले कार्बन पे तो दोनों हाइड्रोजन ही लगा है, राइट। तो अगर दोनों कार्बन, इस कार्बन एटम पे दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हैं तो दिस विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट सी ऑप्शन इज फिनाइल प्रोपीन। अगेन प्रोपीन है तो वो एग्जिबिट नहीं करेगा। प्रोपीन में लास्ट कार्बन, टर्मिनल कार्बन पे वी हैव हाइड्रोजन एटम्स, तो इट विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कंपाउंड इज 2-मिथाइल ब्यूट-2-ईन। करके देखते हैं, पहले ब्यूट बना लीजिए, 1 2 3 4 ब्यूट-2-ईन, 2-मिथाइल। सेकेंड पोजीशन पे आपने मिथाइल लगा दिया, CH3 CH3 CH CH3। तो क्या ये पॉसिबल है? फिर यहाँ इस कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप ही लगे हैं, so this is also not going to exhibit geometrical isomerism. Clear? So इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। What is the total number? Next question. What is the total number of geometrical isomerism possible for the given structure? अभी इस स्ट्रक्चर के लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे?
सो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए यहाँ सबसे पहले तो हमें देखना है कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालना हो तो अगर सिमेट्री नहीं है कंपाउंड में, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, द कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब देखो इस कंपाउंड को क्या आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। लेट अस टेक द एग्जांपल हियर, जैसे कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। वी हैव अ कंपाउंड Br and we have a Br and Br। अब इस कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो देखिए कितने कार्बन एटम, कितने डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ, इसके अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। क्यों होगा? बिकॉज वी हैव अ ब्रोमीन एटम हियर एंड अ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हियर, राइट। वी हैव मिथाइल हियर, मिथाइल हियर, तो यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ ब्रोमीन है, एंड वी हैव अ ब्रोमीन हियर। तो यहाँ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? देखो दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब दिस कैन बी डिवाइड नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो जब भी कोई कंपाउंड दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स should be equals to 2 to the power when there is no symmetry, when there is no symmetry in the compound। clear? So we can find out total number of geometrical isomers। तो यहाँ देखिए कितना है, where n is what? n is number of restricted rotations or number of double bonds, number of restricted rotation which exhibit geometrical isomerism, number of restricted rotation which exhibit geometrical isomerism। So how many positions, how many restricted rotations are going to exhibit geometrical isomerism? यहाँ exhibit होगा और यहाँ भी exhibit होगा। clear? So number of geometrical isomers should be equals to 2 to the power n, this is 2 to the power 2, so total होना चाहिए 4। करके भी देख सकते हैं, देखिए ये सिस होगा, एक बार ये सिस होगा और ये भी सिस होगा, एक बार ये ट्रांस होगा और ये भी ट्रांस होगा। लेट मी राइट विद अ सेपरेट कलर जिससे कि आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो। लेट अस से दिस इज सिस एंड दिस इज आल्सो सिस। क्लियर? अब ये होगा ट्रांस, सिस का मतलब क्या हो गया, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, मतलब इधर अगर अल्काइल है तो ये मिथाइल भी इधर ही होना चाहिए, राइट। इफ दिस इज ट्रांस, दिस इज आल्सो ट्रांस, इफ वन इज सिस, वन इज ट्रांस, वन इज ट्रांस, वन इज सिस। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने निकल के आ गए? 4। क्लियर है? अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, सपोज वी हैव टू कंपाउंड्स जिसमें एक इथाइल मिथाइल है, दूसरा इथाइल है, इधर एक मिथाइल है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो यहां भी ये इसका हम क्या नाम लिखेंगे? व्हाट विल बी द नोमेनक्लेचर? इज इट सिस और ट्रांस? यहां भी हम इसे सिस लिखेंगे, इथाइल अलग है, इथाइल और हाइड्रोजन अलग है, बट यू कैन से दिस यू कैन डू दिस नोमेनक्लेचर विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। कोई भी एक ग्रुप हो उसके रिस्पेक्ट में हम सिस या ट्रांस कह सकते हैं। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज सिस कंपाउंड। क्लियर? तो यहां भी वही है, वी हैव टू अल्काइल, टू मिथाइल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड और यहां अदर ग्रुप है, तो वी कैन कॉल दिस कंपाउंड एज सिस। हियर आल्सो वी हैव टू अल्काइल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, तो वी कैन कॉल दिस एज सिस। आई होप इट इज क्लियर। ये इतनी बात समझ में आ गई, राइट? अब हम देखते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिबिट होता है? देखिए ये CH3 है, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज H। नाउ दिस CH3, both the methyl groups are projected outside. It is projected outside, that is towards the observer. Both the hydrogen are on the broken dash, so it is projected inside the plane, away from the observer. तो सिमिलर ग्रुप्स यहाँ भी हो गया सेम साइड। आपको पता है कि ये सभी के सभी कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, isn't it? ये तीनों कार्बन है sp3 hybridized, these are sp3 hybridized carbon, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो टेट्राहेड्रल में ये जो बॉन्ड है, this should be in the plane, तभी तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, isn't it? तो this is in the plane, एक मिथाइल ग्रुप, this is protruding towards the observer, hydrogen is protruding away from the observer, तो ये क्या हो जाएगा? This is cis isomer। क्लियर? अब इसका ट्रांस आइसोमर बनाना है तो आप इसको पोजीशन चेंज कर दीजिए। क्लियर? इसका ट्रांस आइसोमर अगर बनाना है, so we have methyl हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स एंड एरियल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मिथाइल ग्रुप्स, ये दोनों अलग है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। क्लियर है? एरियल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स इज लेस, यहाँ मिथाइल के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ मिथाइल ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। सो दीज टू आर अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? सो ये हो गया सिस एंड दिस कंपाउंड कैन बी नेम्ड एज
trans. So all the cyclic structures can also exhibit geometrical isomerism. Now let us learn the geometrical isomerism in ring-like structures. अगर ring structure है तो उसमें कौन कौन से compound geometrical isomerism exhibit करेंगे? Ring में भी restricted rotation होता है, right? We cannot hold one atom and rotate the other one. यहां भी एक एटम को पकड़ के दूसरे कार्बन एटम को अगर आप रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इवन दो देयर इज नो पाई बॉन्ड, बट सिग्मा बॉन्ड भी टूट जाएगा, राइट? तो यहाँ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. तो इन दिस केस अगेन, अब ये मिथाइल ग्रुप अगर सेम साइड है तो इट विल बी सिस, और सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड होगा तो इट विल बी ट्रांस. क्लियर? तो यहाँ ये एग्जिबिट करेगा, दिस विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सपोज ये दिस मिथाइल इज प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. हमने वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में भी देखा था कि ये टू बॉन्ड्स तो प्लेनर है, तो दिस इज इनसाइड द प्लेन. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए, मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन के लिए, एक बॉन्ड को बाहर निकला होना चाहिए, एक बॉन्ड को प्लेन के अंदर अंदर की तरफ होना चाहिए ओरिएंटेड. सो दीज कंपाउंड्स, अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड तो इट विल बी सिस, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड तो इट कैन बी कॉल्ड एज ट्रांस. तो बताइए ये विल इट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट? अब यहाँ इस पोजीशन पे दोनों सिमिलर ग्रुप्स लगे हैं, सो दिस विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज देयर इज हिंड्रेंस इन रोटेशन. बट जब भी उस रोटेशन, उस कार्बन के अबाउट दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हो तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. अगर सेम ग्रुप्स लगे हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, सो दिस विल नॉट एग्जिबिट. लेट अस चेक दिस वन. वी हैव मिथाइल, तो हमें पता है अगर एक मिथाइल है तो दूसरा तो हाइड्रोजन होगा. क्लियर? एक मिथाइल है तो दूसरा ग्रुप शुड बी हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर. तो अगर दो ग्रुप्स डिफरेंट प्रेजेंट है एंड देयर इज रिडक्शन इन रोटेशन, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 3 पोजीशन पे भी रोटेशन में हिंड्रेंस तो है. आप एक ग्रुप को पकड़ के दूसरा रोटेट नहीं कर सकते इजीली बिकॉज ऑफ द रिंग लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. साइक्लोब्यूटेन 1 1 2 3 4, सो 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये भी एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड दिस वन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोएल्काइलिडीन्स. इसे कहते हैं साइक्लो एल्काइलिडीन्स. तो नाम से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो, जान लो कि इसे क्या कहते हैं. सो विल इट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट? थिंक अबाउट इट. Such questions are very important from your competitive exams point of view. So will it exhibit the geometrical isomerism or not? उसके लिए हमें orientation of the bonds देखना है. मैंने शुरुआत में ही कहा था कि bonds को visualize करने की जरूरत है. वो कौन से बॉन्ड किधर किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. सो नाउ लेट अस थिंक अबाउट दिस कार्बन एटम. ये कार्बन क्या है? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये दोनों बॉन्ड अगर इस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, तो ये क्या होगा? एक बोर्ड के बाहर को निकला होगा, कोई भी एक बोर्ड के बाहर को निकला होगा, और दूसरा डैश पे होगा, मतलब बोर्ड के प्लेन के अंदर को होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. अब देखिए ये पूरा का पूरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है. दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2. तो अभी ये किस तरह से है? ये पूरा ग्रुप एक ही प्लेन में है. क्लियर? अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ये सभी के सभी एंगल क्या है? 120 डिग्री. isn't it? all the angles are 120 डिग्री. मतलब दिस इज कंप्लीटली प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. और ये किधर है? एक प्लेन के बाहर को है, एक प्लेन के अंदर को है. तो अब बताओ, अगर आपने ग्रुप को रोटेट भी कर दिया तो एरियल डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. isn't it? एरियल डिस्टेंस उन दोनों के बीच चेंज नहीं होने जा रहा है, even though you are rotating the group. मतलब it is something like this. You can visualize कि एक इस प्लेन में है और दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो आप इसको इधर रखें या इधर रखें, एरियल डिस्टेंस दोनों रेड एटम्स के बीच में तो सेम ही होना है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अगर इसको आप इधर रखें या इसे आप ऐसे रोटेट कर दें, एरियल डिस्टेंस बिटवीन द रेड एटम्स आर गोइंग टू बी सेम. तो ऐसा ही कुछ केस है यहाँ, ये दोनों के दोनों ग्रुप्स सेम प्लेन में नहीं है. CH3, these two groups and these two groups are perpendicular to each other. These two groups and these two groups are perpendicular to each other, something like this. क्लियर? तो इसीलिए दिस विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह के कंपाउंड में ढूंढना हो तो यू नीड टू विजुअलाइज द मॉलिक्यूल. Okay, so this is not going to exhibit the geometrical isomerism. Now we are also going to see geometrical isomerism in allenes and spirans. So these questions will be important from your competitive exam point of view. So let's see first of all ये allenes होते क्या है? So whenever there is a continuous double bonds are present, then these are called as allenes.
Clear? So here let us understand the orientation of the bonds. अब देखो ये allenes कैसा है, ये कार्बन sp2 hybridized है, we have to visualize this. ये sp2 hybridized है, ये कार्बन भी sp2 hybridized. Okay, this carbon is sp2 hybridized. अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में this carbon is sp2 hybridized, right? And ये terminal वाला कार्बन sp2 hybridized है. बीच वाले कार्बन में दो unhybridized p orbitals हैं, isn't it? Both सेकेंड कार्बन में देयर आर ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो दो ही बॉन्ड इसके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दिस इज वन प्लेनर स्ट्रक्चर. दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा है? अब देखिए, अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है तो दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा. Are you able to understand this? अगर एक प्लेनर स्ट्रक्चर इस प्लेन में है तो दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का प्लेन होगा. क्यों? क्योंकि इसका ये वाला बॉन्ड इसके साथ इन्वॉल्व है, ये वाला p ऑर्बिटल इसके साथ इन्वॉल्व है, तो द अदर p ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन इसके साथ कर रहा है वो इस प्लेन के थ्रू पास करेगा. Getting it? So that p orbital will be passing through the plane, तो उसके pi electron clouds कुछ इस तरह से होंगे. Getting it? तो ये अगर इस तरह का प्लेन है तो दूसरा प्लेन है इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा. Means we can understand with the help of this कि one plane is in this plane, the other plane will be perpendicular, exactly perpendicular to this. तो can you see the terminal groups? अभी देखो इस पे मिथाइल ग्रुप इसी प्लेन पे लगा है, तो इस पे मिथाइल ग्रुप किधर लगा होगा? इसके आगे और पीछे, बोर्ड के बाहर और अंदर. We means यहाँ हम कहने का मतलब ये है कि ये अगर प्लेन के बाहर है तो ये प्लेन के अंदर, ये अगर इसी प्लेन में, सॉलिड लाइंस का मतलब है कि इट इज प्रेजेंट इन द प्लेन, और वेज का मतलब है इट इज आउटसाइड द प्लेन, एच का मतलब है इट इज इनसाइड द प्लेन. मतलब these two pi bonds are not in the same plane. Clear? These two pi bonds are not in the same plane. So this kind of compound will not exhibit geometrical isomerism. यहाँ geometrical isomerism is not possible. क्यों possible नहीं है? क्योंकि aerial distance इस मिथाइल ग्रुप में हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि एक बॉन्ड ऐसा है दूसरा बॉन्ड ऐसा, तो aerial distance उसको आप पलट दीजिए, उलट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इसके aerial distance में change नहीं होने जा रहा. I hope ये समझ में आ गई बात. Now let us take this allele. अब इसमें देखिए एक प्लेन ऐसा है, दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा, तीसरा प्लेन वापस से बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा. गेटिंग इट? एक प्लेन कुछ ऐसा है, दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा, तो तीसरा प्लेन वापस से फिर ऐसा हो जाएगा. मतलब these two methyl groups are in the same plane. तो जब भी ये टर्मिनल ग्रुप्स सेम प्लेन में होते हैं तो then it will exhibit the geometrical isomerism. अगर टर्मिनल ग्रुप्स दोनों सेम प्लेन में नहीं होते हैं तो it will not exhibit the geometrical isomerism. Okay? तो यहाँ ओरिएंटेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ these orientation groups बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस और इसमें एरर्स को अवॉइड करने के लिए. तो यहाँ एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ कार्बन CC डबल बॉन्ड इन एलीन्स, नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड इज इक्वल टू ऑड, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. जैसे अगर एक ही है, एक ही CC डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली इट विल बी इन द सेम प्लेन, तो ये ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, तो दिस विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. बट व्हेन द नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड इज इवन, एज फॉर एग्जांपल इन दिस केस, यहाँ पे दो CC डबल बॉन्ड है इन कंटिन्यूएशन, तो दिस विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप्स आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे, दोनों के प्लेन अलग अलग हो जाएंगे. सो दिस विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नाउ लेट अस अगेन सी हियर, यहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3, तो वी हैव n वैल्यू इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स ये क्या है? ऑड. नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर ऑड, सो दिस विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Clear? Now let us see the same thing, same concept applied in the case of spirals. Spirals के केस में क्या होता है? Again we have to visualize it. यहाँ number of ये rings, the spiral means the यहाँ जो bridgehead carbon होता है, this bridging carbon is quaternary carbon. Okay, this is attached to 4 different carbon atoms. मतलब ये भी कैसा है? This is also again a tetrahedral carbon. Tetrahedral carbon का मतलब समझ में आ रहा है आपको? Tetrahedral carbon का मतलब है कि अगर ये दोनों बॉन्ड, suppose these two bonds are present in this plane, तो एक बॉन्ड प्लेन के बाहर होना चाहिए और एक ये बॉन्ड प्लेन के अंदर होना चाहिए, तभी तो टेट्राहेड्रल कार्बन होगा. Is it clear? So this is projecting outside the plane, this is projecting inside the plane. तो मतलब एक अगर ग्रुप इस प्लेन में है तो अगेन दूसरा ग्रुप इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा.
Clear? If one carbon atom is present in this plane, the other carbon atom, the other spiral ring will be present perpendicular to this, और ये दोनों जो टर्मिनल ग्रुप्स है that will be not in the same plane. जब टर्मिनल ग्रुप्स सेम प्लेन पे नहीं होंगे तो this compound will not exhibit the geometrical isomerism. This is not going to exhibit geometrical isomerism. Clear? तो जहाँ number of spiral ring is even, you please understand number of, यहाँ n is equal to number of spiral rings. Number of spiral ring, तो बताइए n जब even होगा तो there will be no geometrical isomerism. If n is equal to even, then geometrical isomerism is not possible. Or when n is equal to odd, when n is equal to odd, this kind of compound will exhibit geometrical isomerism. Why? Because these two terminal groups will be present in the same plane again. You understand with the help of this. See, this is in this plane, ये इसके perpendicular है, फिर इधर जो होगा वो इस plane, बोर्ड के plane में आ जाएगा. तो ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे. तो अगर दोनों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे टर्मिनल ग्रुप्स, तो इट विल बी आइदर सिस और ट्रांस. तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. आई होप ये समझ में आ गया. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सेम थिंग वी कैन सी इन द केस ऑफ बाइफिनाइल्स. लेट अस सी दिस इन द केस ऑफ बाइफिनाइल्स. बाइफिनाइल्स के केस में क्या होता है? In the case of biphenyls, so in the case of biphenyls, two phenyl rings are attached together. तो देखिए ये दोनों, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, isn't it? ये आपको पता है कि यहाँ फिनाइल रिंग में ये sp2 होता है. This is also sp2 hybridized. So what will happen? Will it show exhibit geometrical isomerism? अगर suppose हमने यहाँ ग्रुप लगा दिया, suppose we have attached here a fluorine and here we have attached a chlorine. यहाँ हमने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ लगा दिया क्लोरीन. अगर ये पूरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इट विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो देखिए ये कंपाउंड में इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन, और इसको आप पलट देंगे तो इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर फ्लोरीन. सो इट विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. लेकिन अगर ये प्लेनर, अगर सपोज वी हैव अटैच्ड एन ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपने कोई ग्रुप लगा दिया तो ड्यू टू रिपल्शन यहाँ ये दोनों बहुत पास आ जाते हैं. और जब भी ये ग्रुप्स पास आते हैं तो दोनों है क्या, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स ही तो है. तो व्हेन दीज आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दे विल हैव अ रिपल्शन बिटवीन देम. इन दोनों का आपस में होगा रिपल्शन, एंड ड्यू टू रिपल्शन इसका प्लेनारिटी हो जाएगी क्या, लॉस्ट. और अगर प्लेनारिटी लॉस्ट हो गई तो ये क्या होगा, ये इस प्लेन में है, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो फिर ये इट विल नेवर एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इस तरह की कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट इन बाइफिनाइल्स. क्लियर? इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन बाइफिनाइल्स. ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपने कोई ग्रुप लगा दिया तो रिपल्शन की वजह से, देखिए ग्रुप हाइड्रोजन भी होता है पर हाइड्रोजन बहुत छोटू सा है, isn't it? हाइड्रोजन के बीच में इतना रिपल्शन नहीं होता. लेकिन अगर आपने क्लोरीन लगा दिया तो ऑब्वियसली रिपल्शन ज्यादा होगा, एंड ये रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये रोटेट होकर के मॉलिक्यूल अपनी प्लेनारिटी कुछ लूज कर लेता है. मतलब अगर एक कंपाउंड इस प्लेन में है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो देन इट विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. आई होप इतनी बात समझ में आ गई. अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे, एंड वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म व्हिच इज E and Z nomenclature. Let us see now E and Z isomers. E and Z isomers वैसे isomers में exhibit होता है when the double bonded carbons have all the four groups different. Suppose we have A, B, C, D. So इस तरह के compound में we cannot say cis and trans isomer, right? इसमें हम cis और trans isomer की बात नहीं कर सकते. So because we can't say with respect to two carbon atoms. with respect to two groups present on the double bonded carbon atoms. So इस तरह के कंपाउंड में हम क्या करेंगे, we have to decide the priority order of both the groups present on each double bonded carbon atom. Suppose priority order कैसे decide करना है ये हम देखेंगे, there is a method. But इस ग्रुप में suppose इसकी priority आ गई 1 और इसकी priority आ गई 2.
अगर मान लीजिए कि इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हैं उसमें इसकी प्रायोरिटी हो गई 1 और इसकी प्रायोरिटी हो गई 2, तो अगर सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द सेम साइड है तो इसको कहेंगे Z. In this case Z is comparable to cis and E form is comparable to trans. So here also similar groups on the same side, similar priority groups on the same side, so we will call it as Z isomer. And similar priority groups on the opposite side, तो हम उसे कहेंगे trans isomer. Such as if this is compound, अगर मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी है 2 और इसकी प्रायोरिटी है 1, तो सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन द ऑपोजिट साइड, देन इट विल बी कॉल्ड एज ई आइसोमर. क्लियर? तो अभी सबसे पहले हमें देखना है ये किस तरह के कंपाउंड में होता है. हमने अभी देखा, सपोज वी हैव अ कंपाउंड, इन दिस वी हैव अ ग्रुप्स अटैच्ड, सपोज CH3, C2H5, हाइड्रोजन, डिटीरियम. अब इस तरह का अगर केस हो तो व्हाट कैन वी डू? यहाँ तो सिस और ट्रांस की हम बात ही नहीं कर सकते. सिस और ट्रांस के लिए एटलीस्ट दोनों कार्बन पे एक एटम, एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए, isn't it? So उसके रिस्पेक्ट में we can call as cis or trans, but यहाँ तो चारों ही अलग है. तो here we have to decide the priority order, और priority order decide करने के लिए we have a rule that is called Kahn-Ingold and Prelog method. Kahn-Ingold and Prelog method of determining the priority orders. इसको in short CIP method भी कहते हैं. तो देखिए क्या है ये rule. If the group having first atom directly attached to the double bonded carbon is having higher atomic number, it should be given higher priority. Clear? So let us take this example and see. If the group attached to the double bonded carbon, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दोनों ग्रुप अटैच्ड हैं, अगर मान लीजिए यहाँ है क्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? इफ द ग्रुप हैविंग फर्स्ट एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, इट शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी. फ्लोरीन और क्लोरीन में विच इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर? क्लोरीन इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन को देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, फ्लोरीन को देंगे सेकेंड प्रायोरिटी. Among bromine and iodine, which is having higher atomic number? Iodine is having higher atomic number and bromine is having second smaller atomic number. So iodine is first, bromine is second priority. अब देखिए यहाँ similar priority groups on the opposite side है, so this will be E form. Clear? So this first rule से हम decide कर सकते हैं whether it is E form or Z form based upon the priority order, based upon the atomic number of the element which is directly attached to the carbon chain. Okay, now let's see the next rule. Among the isotopes, the one having higher mass number will be given the higher priority. अब जैसे suppose we have an example, suppose OH, Cl, hydrogen, deuterium. अब यहाँ दोनों तो सेम ही atomic number है. Hydrogen and deuterium both are having one atomic number, right? So we have similar atomic numbers. In that case, if isotopes of an element are attached to the carbon atom, to the double bonded carbon, तो हमें priority order decide करना पड़ेगा based upon their mass numbers. Clear? So we have deuterium, higher mass number will be given first priority, hydrogen will be given second priority. Among OH group and Cl, जो directly attached atom है हमें उसे देखना है. तो directly attached कौन सा है? ऑक्सीजन, और यहाँ है क्लोरीन. तो क्लोरीन का atomic number ज्यादा है, so this is given first and OH is given second priority. तो देखिए now similar priority groups on the same side, so it should be called as Z form. This is clear. Now next see the third rule. If the first atom of the group which is directly attached to the carbon, to the double bonded carbon is same, then next atom should be observed for deciding the priority order. So next rule क्या कहता है? देखिए, when the first atom attached to the double bonded carbon is same, we have CH3 and C2H5. यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन एंड डिटीरियम, तो डिटीरियम और हाइड्रोजन में दिस इज हैविंग हायर मास नंबर, सो हायर प्रायोरिटी. हाइड्रोजन स्मॉलर मास नंबर, सो लेस प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी. C2H5 और मिथाइल ग्रुप, इन C2H5 एंड मिथाइल ग्रुप देखिए यहाँ क्या है? मिथाइल, राइट? मिथाइल, वी हैव कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है? व्हाट इज दिस ग्रुप प्रेजेंट हियर? यहाँ है एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, एंड द नेक्स्ट इज 3 हाइड्रोजन. वी आर जस्ट राइटिंग दिस इन एक्सपैंडेड फॉर्म. क्लियर? तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं? वी हैव कार्बन हियर, इन दोनों ग्रुप में यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो कंपेयर नहीं कर सकते. अगर यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते तो वी हैव टू गो प्रोसीड फर्दर, तो हमें नेक्स्ट एटम को कंपेयर करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट एटम को कंपेयर करने के लिए देखिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, नेक्स्ट यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ है कार्बन.
तो हाइड्रोजन और कार्बन को अगर कंपेयर करें तो कार्बन इज गिवन हायर प्रायोरिटी, सो दैट इज व्हाई दिस शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी. सो C2H5 हायर प्रायोरिटी, CH3 लोअर प्रायोरिटी. तो अगर आप atoms which is directly attached to the double bonded carbon से decide नहीं कर सकते, अगर वो कार्बन वो same atom है, तो you have to proceed further and you have to check the next atom for deciding the priority order. Next point क्या कहता है? In a double bond and triple bond, consider equivalent number of similar atoms. Equivalent number of similar atoms by number of bonds. जितने bonds होंगे उतने ही atoms compare करेंगे. Let us understand this with example. अगर मान लीजिए we have a compound जिसमें CH double bond CH2 है and there is another compound जिसमें है CH2 CH3. तो what is this CH double bond? ये equivalent होगा, देखो expand करके इसको हम लिखते जाएंगे. So this is C, इसके ऊपर है एक H और next कार्बन के जो दो bonds हैं उसकी वैलेंसी किससे satisfied है? We have to see that. इसके जो दो bonds हैं उसकी वैलेंसी देखिए दोनों पे कार्बन ही प्रेजेंट है, राइट? तो इन दोनों पे कार्बन ही प्रेजेंट है. तो अगर दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वी हैव टू चेक कि ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड, या हमें ये देखना है कि इस कार्बन की जो एक तो कार्बन से सेटिस्फाइड है, दूसरी बाकी जो तीन वैलेंसीज है उस पे कौन से एटम्स प्रेजेंट है. दैट यू राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट. ओके, सो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड्स पे कार्बन है. सो वी कैन राइट एक पे हाइड्रोजन हो गया और दो बॉन्ड्स पे कार्बन हो गया. नेक्स्ट दिस ग्रुप लेट अस कंपेयर. यहाँ है हमारे पास एक कार्बन, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है एंड नेक्स्ट एक ही कार्बन है. तो कौन सा ग्रुप ज्यादा हायर प्रायोरिटी होगा? देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन दो कार्बन है, यहाँ दो हाइड्रोजन एक कार्बन है, तो दिस हैज टू बी गिवन हायर प्रायोरिटी. सो दिस इज higher priority, first priority, and this is second priority. Now here first priority on the opposite side, so we can call it as E form. I hope it is clear. समझ में आ गई बात? So I hope this Kahn, Ingold and Prelog method is clear. अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो केस है उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं with few examples so that ये ज्यादा क्लियर हो जाए. The clarity of this is very important. CH double bond CH2 and C triple bond CH. If you compare these two, let us say ClBr. So ClBr में bromine is given higher priority, तो bromine को first दे देंगे, chlorine को second. Among this, let us see the equivalent. ये किसके equivalent है? यहाँ कार्बन पे एक this carbon and here we have this carbon. We are comparing these two carbons. इस कार्बन पे देखिए क्या है, एक हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड्स किससे सेटिस्फाइड है? कार्बन से. इस कार्बन पे क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है और तीनों बॉन्ड्स किससे सेटिस्फाइड है? कार्बन से. सो दिस शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी. आई होप इतनी बात समझ में आ गई. क्लियर टू एवरीवन? तो हियर सिंस सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस विल बी Z फॉर्म. तो जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का चक्कर हो तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना जरूरी है. डबल और ट्रिपल बॉन्ड में यू हैव टू बी अ लिटिल अलर्ट. तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो? तो फिनाइल ग्रुप्स की प्रायोरिटी बहुत हायर होती है क्योंकि फिनाइल ग्रुप्स में देयर इज अ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर एंड यू कैन जस्ट सी हियर, यहाँ कार्बन है, इस बॉन्ड पे तीनों कार्बन एटम्स लगे हैं, right? So phenyl group is given higher priority, then the priority is given to C triple bond CH, then priority is given to CH3 whole thrice, then the priority is given to CH double bond CH2, इसके बाद प्रायोरिटी होती है CH3 whole twice, इसके बाद प्रायोरिटी होगी CH3 CH2 and then CH3. राइट? सो अमंग वेरियस अल्काइल ग्रुप्स ये ऑर्डर होगा. आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर इसको एक्सपैंड करके लिखकर चेक करके देख सकते हैं. इज इट क्लियर? सो like this you have to practice more problems based upon E and Z nomenclature, and this is all about E and Z nomenclature. Now let us see syn and anti form. The syn and anti form of geometrical isomerism is exhibited by oximes. Oximes क्या होता है? देखिए दो तरह का होता है oximes, aldoxime and ketoxime. These oximes are basically C double bond N. कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड अगर होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीम्स. एल्डोक्सीम्स जो कि डिराइव होता है फ्रॉम एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड से डिराइव होता है तो इस कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन तो होगा ही, बिकॉज एल्डिहाइड हैज गॉट अ कार्बोनिल कार्बन विद हाइड्रोजन एटम्स, राइट? देन कीटोक्सीम इज डिराइव्ड फ्रॉम कीटोन्स. So in ketones we have CH3 and both the carbons having alkyl groups. This is derived from ketones. So we have R dash, isn't it? So this kind of oximes is called ketoxime. अब इनका हमें orientation देखना है. Let us see first aldoximes.
एल्डोक्सीन्स, इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम एल्डिहाइड। तो यहाँ हम एग्जिबिट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिटवीन कार्बन एंड डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन with respect to hydrogen and OH group. Clear? Because we have an alkyl group and a lone pair of electron. There is an alkyl group and a lone pair of electron present on nitrogen atom. तो हमें यहाँ देखना है हाइड्रोजन एंड OH। अगर हाइड्रोजन और OH के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि सिन या एंटी, अगेन यहाँ हम कह सकते हैं कि सिन इज कंपेरेबल टू सिस एंड एंटी इज कंपेरेबल टू ट्रांस। तो देखिए हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप अगर सेम साइड है तो सिन, अगर ऑपोजिट साइड है तो एंटी। क्लियर? यहाँ एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी आर ग्रुप। सो व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो इसे हम कहेंगे सिन एल्डोक्सीन। सो दिस इज सिन, अगर यहाँ मिथाइल है so this will be called as sin methyl aldoxene. Clear? When hydrogen and OH group are present on opposite side, so we can call it as anti aldoxene. Let us write here C2H5 H OH और lone pair of electron इधर है. Now this carbon is sp2 hybridized. This nitrogen is also sp2 hybridized. अगर दोनों sp2 hybridized है तो दोनों सेम ही प्लेन में है, तो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वो इसी प्लेन में होगा. That is why we can see that the compound will also exhibit geometrical isomerism. I hope it is clear. लोन पेयर से कंफ्यूज नहीं होना, हमें बस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मतलब है. वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है, वो अगर सेम साइड में है कि ऑपोजिट साइड में है, उसके बेसिस पे हम सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसको अगर ओरिएंटेशन चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और OH ग्रुप को इधर जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को उधर करना पड़ेगा. क्लियर? दैट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में विदाउट एनी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब है कि इसमें सिन और एंटी जो भी है ये दोनों दो अलग कंपाउंड है. क्लियर? तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? दिस इज रिटन एज एंटी इथाइल एल्डोक्सीन. ओके, तो यहाँ OH ग्रुप हमने लिखा है. दिस OH ग्रुप कैन बी एनी अदर G ग्रुप ऑल्सो, जो अमोनिया डेरिवेटिव्स में होता है. दिस G ग्रुप कैन बी हाइड्रोक्सिल, दिस G ग्रुप कैन बी NH2, right? So this G group can be any other group as well. Now let us see ketoxene. Ketoxene का nomenclature कैसे करेंगे? मान लीजिए कीटोक्सिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए ऑब्वियसली ये दोनों अल्काइल ग्रुप तो अलग होने ही चाहिए, isn't it? अगर सेम होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आप उलट पलट कुछ भी करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? यू आर गोइंग टू गेट सेम कंपाउंड ओनली, isn't it? तो उसे हमें we must have these two groups attached to the carbon atom different. So यहाँ क्या लगाएंगे? Let us suppose कि हमने C2H5 लगा दिया, क्या हो जाएगा इसका नाम? अब देखिए यहाँ पे C2H5 अब कैसे सिन और एंटी कर सकते हैं? There is no hydrogen present here, right? तो क्या करेंगे? OH के प्रेजेंस में सिन में है इथाइल और एंटी में है मिथाइल, तो इसका नाम हम दो तरीके से लिख सकते हैं. देखिए इसका, अगर आपने सिन लिखा तो OH से सिन में इथाइल प्रेजेंट है, तो पहले हमें इथाइल लिखना होगा, फिर हम मिथाइल लिखेंगे. सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सीन. क्लियर? और अगर आपने एंटी लिखा इसी कंपाउंड को, सपोज आई हैव रिटन हियर एंटी, एंटी लिख दिया तो पहले एंटी में जो है उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा. तो OH के साथ एंटी में कौन सा है? मिथाइल. तो आई विल राइट हियर एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्सीन. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. तो जो भी सिन में है उसका नाम, अगर आप सिन लिख रहे हैं तो जो सिन में है उसका नाम पहले लिखोगे, जो एंटी, अगर एंटी लिख रहे हो तो एंटी में जो है उसका नाम पहले लिखोगे और सिन वाले का बाद में लिखोगे. दैट्स हाउ यू राइट द नेम फॉर, you do the nomenclature for sin and anti form. Similarly we can talk about azo compound. Azo compound होता है N double bond N. अब इसमें कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता है? देखो ये दोनों नाइट्रोजन जो है, these two are also sp2 hybridized, right? Let us write here C6H5. Let us write here C6H5. अब ये दोनों कंपाउंड क्या है? यहाँ हमने लिख दिया two lone pair of electrons. देखिए now this is also sp2 hybridized, right? This nitrogen group is sp2 hybridized. This nitrogen group is sp2 hybridized. मतलब वो दोनों के दोनों सेम प्लेन में हो गए. अगर ये दोनों सेम प्लेन में है तो इसको आप उलट पलट करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेगा. मतलब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर इसको आप पोजीशन एक्सचेंज करना है, वी हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड, यू हैव टू डू द रिएक्शंस, मींस दीस टू कंपाउंड्स विल बी डिफरेंट. क्लियर? सो इस केस में क्या
इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, या हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में वी कैन से सिन एंड एंटी. इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द नाइट्रोजन आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, इट विल बी कॉल्ड एज सिन. अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड, देन इट विल बी कॉल्ड एज एंटी. सो हियर वी कैन से, वी कैन राइट हियर एज सिन azobenzene. This group is called azo group. तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? sin azobenzene. Is it clear? So such kind of geometrical isomerism, इसका नाम लिखना आपको आना चाहिए. Then we will see some of the more important geometrical isomers जो कि examination point of view से important है. तो अभी हम देखते हैं geometrical isomers in ring structures having a double bond. पहले हमने क्या देखा था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन रिंग स्ट्रक्चर्स विद ऑल द सिंगल बॉन्ड्स, राइट? तो उसमें हमें पता है कि सिस एंड ट्रांस है, क्योंकि देयर इज अ हिंड्रेंस इन रोटेशन, देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इजंट इट? अब यहाँ पे देखिए कि सिस और ट्रांस होगा या नहीं होगा, इस तरह के डबल बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस. नाउ लेट अस सी दिस कार्बन इज हैविंग 1 2 3 4, ऑल द 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड. तो इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन है. अब बताओ, इसमें ये इधर और ये इधर ही तो पॉसिबल है. क्या इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. अगर ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे इतने छोटे से रिंग में, तो क्या होगा? रिंग विल बी ब्रोकन, राइट? रिंग टूट जाएगा. सो हियर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल. यहाँ इसके इन सभी कंपाउंड के ओनली द सिस फॉर्म इज पॉसिबल. Trans isomers are not possible. In this case, it will never exhibit the geometrical isomerism. Clear? So here geometrical isomerism is not possible. तो compound जिसमें number of carbon atoms 8 या 8 से ज्यादा हो, उसमें अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, राइट? इफ n is the number of carbon atoms present in a ring and n is less, if n is less than 8, no geometrical isomerism. इसको बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लो, राइट? इसको गांठ बांध के रख लीजिए आप लोग कि इफ n is less than 8, there is no geometrical isomerism. Clear? अगर n है greater than or equals to 8, then geometrical isomerism is possible. Is it clear? So if n is less than 8, देखिए ये सभी में number of carbon atoms in the ring less than 8, जहां भी होगा 6 कार्बन 7 कार्बन, up to that geometrical isomerism is not possible. लेकिन 8 से ज्यादा होगा तो ही geometrical isomerism possible होगा, क्योंकि कंपाउंड्स में फिर थोड़ी सी ट्विस्टिंग, थोड़ा सा मॉलिक्यूल एटम्स का आगे पीछे होना पॉसिबल है. सो 8 में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है कि कंपाउंड विल अंडरगो ट्विस्टेड काइंड, और द molecules, the bonds will be arranged such that cis or trans isomers are possible. So let us see this compound 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 8. तो देखिए ये एग्जिबिट कर रहा है सिस फॉर्म, और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में है, और इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है. सो दिस इज ट्रांसफॉर्म. ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो सिस एंड ट्रांसफॉर्म. तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 या उससे ज्यादा हो, उसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल है. हियर वी कैन से दिस इज व्हाट, यहाँ ये इधर है, ये इधर, तो हाइड्रोजन किधर होगा? in opposite directions, and alkyl groups or the carbon groups are in opposite direction. So this is an example of transform. और अगर यही बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया तो ये देखो क्या है? This is an example of cis form. इसमें number of carbon atoms कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So if the number of carbon atoms is 10, so that is why it is capable of exhibiting cis and transform. So these kinds of questions are it is very good for competitive exams questions. Now let us see the physical properties of geometrical isomers. Physical properties क्या होता है? Dipole moment. Dipole moment मतलब there are positive and negative charges. So let us compare the dipole moment of the two compounds. Suppose we have CH3. Suppose we have chlorine, chlorine, hydrogen, hydrogen. अब हमें पता है कि dipole moment is a vector quantity, right? Cl, Cl opposite sides. तो ये हो गया cis और ये हो गया trans. तो क्या होगा इसमें? dipole moment of cis and trans compare करेंगे. देखिए यहाँ डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स द सेम साइड, ये डाइपोल मोमेंट इधर को है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर को है. तो ऑल टुगेदर यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल बी एडेड टुगेदर बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द सेम साइड. नाउ हियर डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स दिस साइड and this dipole moment is towards this side. तो यहाँ क्या हो जाएगा? mu is equal to 0. But suppose in compounds we have CH3, C2H5, H. So इस तरह के कंपाउंड में mu 0 तो नहीं होगा, but इसके cis फॉर्म से तो कम होगा. Why? Because we have two alkyl groups, different alkyl groups. तो dipole moment 0 नहीं होगा, but as compared since it is trans form, तो इसके cis फॉर्म के कंपैरिजन में dipole moment हमेशा कम होगा. क्यों? Because it is getting cancelled out. ये opposite direction में
oriented है, right? So the dipole moment, say being a vector quantity, it will get cancelled out. यहाँ dipole moment on the same side, so it will get added up. So dipole moment of cis compound, यहाँ पे हम लिख सकते हैं mu of cis compound, cis isomer is always greater than mu of trans isomer. क्लियर? नाउ स्टेबिलिटी, अब हमें पता है कि जहां भी ज्यादा चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जनरेटेड हो तो वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इजंट इट? जहां चार्जेस कम होंगे वो मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होगा, राइट? तो अगर लेस रिएक्टिव है मीन ज्यादा स्टेबल है, इजंट इट? तो यहां हम कह सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज, यहाँ cis compound is more reactive as compared to trans compound. So trans is more stable than cis compound. So we can write here trans isomer is more stable than cis isomer. Among the geometrical isomers, trans isomer क्योंकि उसमें charge develop कम होगा since dipole moment is getting cancelled out. So trans isomer is more stable. It is more stable than cis isomer. Now boiling point. Let us talk about the boiling point of the कंपाउंड्स। अब जैसा कि हमने देखा कि सिस आइसोमर में डाइपोल मोमेंट की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? सिस आइसोमर में क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ को पॉइंटेड है, एक ही तरफ को डायरेक्टेड है, तो मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा जनरेट हो रहा है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा जनरेट हो रहा है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, राइट? तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो उन्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मेक देम टू गेट देम कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। क्लियर? तो हमेशा सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर. Boiling point of cis isomer will be greater than boiling point of trans isomer due to greater dipole moment, or we can say due to greater positive negative interaction. Melting point, अब जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मींस लिक्विड से आपको कन्वर्ट करना है इनटू गैसियस स्टेट। तो हमेशा लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हमें तोड़ना है और उसको गैस में कन्वर्ट कर देना है, इजंट इट? हमें पता है कि गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लीस्ट as compared to liquid, as compared to solid. तो यहाँ जब भी liquid से गैस में कन्वर्ट करना है तो we have to see the intermolecular force of attraction which is actually because of the dipole moment. Greater is the dipole moment, more is the interaction, and then higher will be the boiling point. Clear? Now melting point. Melting point का मतलब है कि solid को आपको melt करा के liquid बनाना है. Clear? तो solid में molecules properly packed होते हैं in crystal lattice structure, isn't it? तो पैकिंग कभी भी आप करते हैं, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ टूर एंड इफ यू आप किसी जर्नी के लिए जा रहे हो और बैग्स को अगर पैक करोगे, इफ यू आर फोल्डिंग द क्लोथ्स प्रॉपर्ली एंड यू आर पैकिंग इट इन अ वेरी अरेंज्ड मैनर तो उसमें ज्यादा जगह होगा, इजंट इट? और आपने बस कपड़े निकाले और यूं भर दिए तो ज्यादा कपड़े नहीं आप डाल सकते। क्लियर? तो इन दैट केस हम जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट द सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और हमें पता है कि सॉलिड में क्या होता है? पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की। तो कभी भी जब पैकिंग की बात हो तो वी हैव टू सी द सिमेट्री। सिमेट्री किस में ज्यादा है? सिमेट्री इज मोर इन ट्रांस आइसोमर। देखिए दिस इज सपोज CH3 CH3 CH CH। तो ट्रांस आइसोमर में हमेशा ज्यादा सिमेट्री है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। देखिए ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर में पैकिंग इज वेरी प्रॉपर। हियर पैकिंग इज प्रॉपर। तो पैकिंग अगर प्रॉपर है तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा आराम से उसमें पैक्ड है, और बहुत आराम से अगर पैक्ड है, ज्यादा टाइटली पैक्ड है, तो उन्हें हमें मेल्ट कराने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ सिस आइसोमर, अब इसमें अगर दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से आ गया तो पैकिंग प्रॉपर नहीं होगी, इजंट इट? सिस आइसोमर में सिमेट्री कम है। सिमेट्री इज लेस इन सिस आइसोमर। ओके, सिमेट्री इज लेस इन सिस आइसोमर, so packing is not proper. Packing of the molecules in solid crystal lattice is not proper. Clear? और अगर पैकिंग प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? आराम से मॉलिक्यूल मेल्ट हो जाएंगे, उन्हें ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी मेल्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लूजली बॉन्डेड है, लूजली पैक्ड है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑलवेज सिस आइसोमर इज ग्रेट. Melting point of trans isomer is greater. Why? Because trans isomer is very tightly packed. Melting point of trans isomer is greater than melting point of cis isomer. So I hope it is clear. इतनी बात समझ में आ गई। अब
प्लीज कमेंट करके बताइए इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन है तो ये जेई का क्वेश्चन, बट आई हैव सीन दिस इज अ वेरी, आफ्टर स्टडीइंग ऑल दीज इट विल बी अ काइंड ऑफ हलवा काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्लीज ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। Which of the following compounds will exhibit geometrical isomerism? 1 phenyl but2ene, 1 phenyl, लिख लीजिए, 1 phenyl but2ene, 3 phenyl but1ene, 2 phenyl but1ene and 1 diphenyl prop 1ene। आप सॉल्व करके इसे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड देन आई विल अंडरस्टैंड दैट यस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली। सो आई विल बी कमिंग वेरी सून with the next video lecture on optical isomerism. Till then, please keep watching, keep solving problems. Take care. Bye bye.